हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। यानी आपके पास एक एसी बैटरी है। इस तरह से हम एक एसी बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ईएमएफ है E = E0 sin ओमेगा टी, और इसके साथ आपने एक रेजिस्टर R कनेक्ट किया है। ओके, तो कंसीडर ए सोर्स ऑफ ईएमएफ E = E0 sin omega t connected to a resistor R, connected to a resistor R। मान लीजिए करंट सर्किट में I है। लेट I is current in the circuit at any time t, okay, तो E will be equal to IR और I will be E by R। E की वैल्यू रख दो E0 sin ओमेगा टी बाय R। E0 बाय R होगा आपका I0 sin ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 2 है, वेयर I = E by R। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, and I0 = E0 by R is peak value of current, तो ये है corresponding current in the circuit। So from equation number 1 and 2 we can see कि जो करंट और वोल्टेज है इसका भी फेज ओमेगा टी है और इसका भी ओमेगा टी है। तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। फ्रॉम 1 and 2 E and I are in same phase, दोनों सेम फेज में है। तो मैं अगर इस इक्वेशन को प्लॉट करता हूं, ये इक्वेशन होगी E वर्सेस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ये 2π। तो E है E0 sin ओमेगा टी। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसे आएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 0, ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखोगे तो E0 × 0 0। ओमेगा टी की वैल्यू π/2 रखोगे, साइन π/2 1 होता है, तो 1 × E0 तो E0। मान लीजिए यहां पर ये वैल्यू E0 है तो ये पॉइंट आ गया। फिर साइन पाई 0 होता है तो फिर से 0। 3π/2, साइन 3π/2 -1 होता है तो -1 × E0 -E0 हो जाएगा। तो यानी यहां पर ये मान लीजिए -E0 है तो यहां पर ये पॉइंट आएगा। और साइन 2π फिर से 0 होता है तो ये फिर से 0 हो जाएगा। तो यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, अब हम इसी ग्राफ में करंट को भी प्लॉट करते हैं।
ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ईएमएफ को। अब इसमें हम करंट को प्लॉट करते हैं। तो करंट को कैसे प्लॉट करेंगे? करंट है E बाय आर। अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो I की वैल्यू लेस देन E होगी, यानी I नोट भी जो होगा वो लेस देन E नोट होगा। तो ये अगर E नोट है तो I नोट की वैल्यू E नोट से कम होगी, ये I नोट और ये माइनस I नोट। ओके, तो ये इक्वेशन है आपकी 2। तो यहाँ ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इन साइन 0 0, 0 इंटू आई नोट 0। तो पहला पॉइंट तो यहीं पर आएगा। दूसरा पॉइंट, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 रखोगे, साइन पाई बाय 2 1, तो 1 इंटू आई नोट यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, ओमेगा टी की वैल्यू पाई, तो साइन पाई 0, तो ये 0 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर 3 पाई बाय 2 रखोगे ओमेगा टी की वैल्यू, साइन 3 पाई बाय 2 -1, तो -1 इंटू आई नोट माइनस आई नोट, और फिर साइन 2 पाई 0, तो फिर से 0। तो ये आपका इस तरह से ग्राफ आएगा। तो ये जो रेड में है ये रिप्रेजेंट करता है करंट के प्लॉट को। तो ये होगा E और I वर्सेस ओमेगा टी प्लॉट। वेल, अब हम जो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है उसको एक नए तरीके से, ज्योमेट्रिकल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। आप ध्यान से समझना, और जब हम फेजर डायग्राम बना देंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। पहले हम उसके कुछ रूल्स लिखेंगे। ओके, तो वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन, वी कैन represent relation between E and I by phasor diagram. Phasor diagram. Okay. एक फेजर क्या है? फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है विद सम प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम यहां लिखेंगे A phasor is a rotating vector. A phasor is a rotating vector with following properties. With following properties. With following properties. Number 1, length is equal to amplitude. जो लेंथ होगी वेक्टर की वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होगी। वेक्टर रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 2, वेक्टर रोटेट्स anti-clockwise with angular speed ओमेगा। वेल, अभी आपको सिर्फ लिखने हैं रूल, मैं ड्रॉ करूंगा जब फेजर डायग्राम, तो इन रूल्स का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वर्टिकल एक्सिस। Projection of vector along vertical axis is equal to or corresponds to value of alternating quantity at that time. Corresponds to value of alternating quantity at that time. स्टूडेंट, तो अब हम जो इक्वेशन 1 और 2 है
उसको फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो कैसे हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो फेजर डायग्राम बनेगा, मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम बना दे, तो इसके बाद आपको जो मैं यहाँ फेजर डायग्राम बनाऊंगा वो अपनी नोटबुक में बनाना है। तो मैं इसको x एक्सिस मान लेता हूँ, इसको y एक्सिस मान लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को ड्रॉ करता हूँ फेजर डायग्राम में। तो लेंथ इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, सबसे पहली लाइन लेंथ इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, ई नॉट। तो मैं वेक्टर लूंगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ई नॉट। और ये कहता है वेक्टर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। वेक्टर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी ये डायरेक्शन देगा आपको। कैसे कि एंगल ओमेगा टी आएगा अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है। अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन टाइम टी कितना कवर होगा, ओमेगा टी कवर होगा। और ये एंगल थीटा आपको कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये एंगल बन गया ओमेगा टी। ओके, ओमेगा टी, तो यानी इस डायरेक्शन में लेना है और उसकी लेंथ कितनी लेनी है, इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तो यानी ई नॉट के इक्वल। ओके, लेट मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो OA किसके इक्वल है, ई नॉट के। OA इज इक्वल टू ई नॉट, लेंथ इक्वल टू एम्पलीट्यूड और एंटी क्लॉकवाइज आपने एंगल ले लिया। थर्ड पॉइंट फिर कहता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वर्टिकल एक्सिस कोरिस्पोंड्स टू वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट दैट टाइम। क्या मतलब है इसका, वेल उससे पहले एक मिनट हम बात करते हैं कि ये एंगल है ओमेगा टी, हम थीटा मान लेते हैं इसको। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता वो तो a cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आएगा, अगर ये वेक्टर आपका a होता तो इधर a cos थीटा, इधर a sin थीटा। यहाँ पे वेक्टर क्या है, ये इसका लेंथ है ई नॉट, तो ये यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगी वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए मैंने आपको वेक्टर्स में करवाया था, मैं यहां आपको थोड़ा सा रफ करके दिखाता हूं कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये तो क्या हो जाता है यहां से यहां तक a cos थीटा, और ये यहां से यहां तक क्या होता है a sin थीटा। थीटा यहां ओमेगा टी है और a की जगह यहां पे ई नोट है। ओके, मैग्नीट्यूड यहां पर ई नोट है, तो ई नोट साइन थीटा के बजाय ओमेगा टी। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो गया, ई नोट साइन ओमेगा टी। ई नोट साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो इक्वल टू ई। तो इसलिए लिखता है जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वर्टिकल एक्सिस, तो इस वेक्टर का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ये होगा, और ये किसके इक्वल है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के इक्वल है, ई नोट साइन ओमेगा टी के, क्योंकि एंगल ओमेगा टी है। ओके, तो जैसे यहां पर है ये ए कोस थीटा है, तो ये क्या है, ई नोट साइन थीटा, थीटा इज ओमेगा टी। तो ये तो फेजर वेक्टर हो गया ईएमएफ का। अब आप कहोगे सर वेक्टर तो नहीं है पोटेंशियल, तो स्टूडेंट यहां पर सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करने के लिए, सो दैट हमें बार बार इक्वेशंस को सॉल्व ना करना पड़े, तो हम एक ज्योमेट्रिकल मेथड से ड्रॉ कर रहे हैं इसको, जिसकी हेल्प से हम आगे सॉल्व भी कर पाएंगे इजीली। जब इस सर्किट में अभी तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, लेकिन जब बहुत सारे कैपेसिटर, इंडक्टर्स, रेजिस्टेंस सब कुछ आ जाएगा तो इक्वेशन को सॉल्व करना इतना ईजी नहीं होगा, तो तब हम इसकी हेल्प लेंगे। तो इसलिए हम फेजर डायग्राम पढ़ रहे हैं। ओके, हमने ईएमएफ को ड्रॉ कर दिया। अब करंट का भी एंगल क्या है, ओमेगा टी है, सेम यही है, तो यानी सेम इसी डायरेक्शन में आएगा। एम्पलीट्यूड आई नोट है और आई नोट की वैल्यू क्या है, ई नोट से कम है ना। तो मान लीजिए यहां तक आपका आई नोट है, ये पॉइंट बी है, तो ये क्या हो गया आई नोट, ओ से बी तक क्या है आई नोट है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा वर्टिकल एक्सिस पर, यहां पर आएगा,
ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि एम्पलीट्यूड आई नोट है और एंगल ओमेगा टी है। तो जैसे यहाँ ए साइन थीटा था, तो यहाँ ए की जगह तो क्या है आई नोट साइन, और थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी। तो और ये किसके इक्वल है, आई नोट साइन ओमेगा टी आई के इक्वल है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट देगा। तो ये थर्ड पॉइंट था कि प्रोजेक्शन अलोंग वर्टिकल एक्सिस विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये है फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इरेज कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। ओके, तो मान लीजिए आपके पास अगेन ये एक सोर्स है जिसका ईएमएफ है ई नोट साइन ओमेगा टी, और इसके साथ आपने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है एल। तो लेट एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L is connected to an AC source, is connected to an AC source of EMF E equal to E naught sin ओमेगा टी। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी माइनस एल डी आई बाई डी टी, और कुछ करंट होगा, हम करंट को आई मान लेते हैं। ओके, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, एंड लेट करंट इन द सर्किट इज आई। तो लेट I is current in the circuit, current in the circuit, induced EMF, induced EMF in inductor will be माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो बाय किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ सेकेंड लॉ जो है वो क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इज 0। तो यहां से आपका आ गया E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और यहां से डी आई आ गया आपका ई बाई एल डी टी। ई की मैं वैल्यू रख देता हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये बाई एल। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आपका इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, ये होगा इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी।
ओके, तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी, ओ सॉरी ये डी टी यहाँ रह गया था, डी टी, तो ई नोट बाई एल इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपका आएगा माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ओके, तो ये आएगा ई नोट बाय एल ओमेगा इंटू माइनस कोस ओमेगा टी। ओके, तो माइनस कोस ओमेगा टी को आप लिखेंगे माइनस कोस ओमेगा टी इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और माइनस साइन को मैं अगर अंदर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ये हो गया। तो ओमेगा टी पहले लिख दिया और माइनस का पाई बाय 2 फिर बाद में। तो मैं इसको लिख सकता हूं ई नॉट बाय एल ओमेगा को मैंने लिख दिया एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, और इंटीग्रेशन डी आई इज आई, और इसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो बाउंड्री कंडीशन की वजह से 0 होगा आपका, यानी इनिशियल कंडीशंस की वजह से 0 होगा। ओके, यहाँ पर एक्सएल क्या है, ये है एल ओमेगा, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये क्या है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी, इट इज resistance of inductor to flow of AC through it. It is resistance of inductor to flow of AC through it. और जो आपका आई नोट है वो है ई नोट बाय एक्सएल, ई नोट बाय एक्सएल, ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें फेज है ओमेगा टी और इसमें फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो यानी करंट पीछे है वोल्टेज से फेज में पाई बाय 2 से, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो अब इसमें लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, फ्रॉम 1 एंड 2 करंट आई लैग्स behind voltage by pi by 2। अब हम जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्स एल इक्वल टू एल ओमेगा, इसको अगर हम डिस्कस करें एक्स एल इक्वल टू एल ओमेगा, तो फॉर डीसी म्यू की वैल्यू 0 होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो ओमेगा भी क्या होगा, ओमेगा होता है 2 पाई म्यू, तो वो भी 0 हो जाएगा, तो एक्सएल क्या होगा 0, यानी इंडक्टर डीसी के फ्लो का अपोज नहीं करेगा। तो हम यहां लिखेंगे इंडक्टर offers no resistance to
फ्लो ऑफ डीसी। तो इंडक्टर में से अगर डीसी पास करता है वो उसको कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। लेकिन फॉर एसी, एसी के लिए फ्रीक्वेंसी तो जीरो नहीं होता, तो इसलिए ओमेगा विच इज 2 पाई म्यू ये भी जीरो नहीं होगा और एक्सएल भी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स इंडक्टर विल ऑफर सम रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एसी। सो इंडक्टर offers resistance to flow of AC। और एक्सएल वर्सेस म्यू अगर आप प्लॉट करेंगे तो एक्सएल क्या है आपका एल ओमेगा, एल इंटू ओमेगा इज 2 पाई म्यू। तो यहां से एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो आपका एक्सएल वर्सेस म्यू क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके, एंड ये आपने आई नोट निकाला था, ई नोट बाय एक्सएल, आई आर एम एस क्या होगा, इट विल बी ई आर एम एस बाय एक्सएल। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन 1 और 2 को पहले हम ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे और फिर हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। तो इस एक्सिस पे मैं ओमेगा टी लेता हूं और इस एक्सिस पर ई। तो इक्वेशन 1 था ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये जीरो वैल्यू है, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। ओके, तो ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, लेट ये वैल्यू ई नोट है तो इधर इतना ही जो वैल्यू माइनस ई नोट होगी। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, जैसे हमने रजिस्टर के केस में ड्रॉ किया था, ओमेगा टी जीरो रखोगे साइन जीरो जीरो, तो ई नोट इंटू जीरो जीरो। ओमेगा टी पाई बाय 2 रखोगे साइन पाई बाय 2 1, 1 इंटू ई नोट ई नोट। इक्वेशन 1 आप देखिए जो आपकी नोटबुक में है, साइन पाई जीरो होता है, साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, साइन 2 पाई फिर से जीरो होता है। तो ये आपका ग्राफ आ गया ईएमएफ का। ओके, करंट का, करंट के लिए है आपका ग्राफ, ये है इक्वेशन आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी ये था आपका, ये क्या है ई नोट बाय एल ओमेगा क्या है आपका आई नोट है, माइनस कोस ओमेगा टी है। ओके, तो चलिए हम इसी इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो ओमेगा टी अगर मैं जीरो लेता हूं तो जीरो माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, साइन माइनस पाई बाय 2 क्या होगा -1, और -1 इंटू आई नोट माइनस आई नोट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओमेगा टी को अगर मैं जीरो लेता हूं तो जीरो माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, और साइन माइनस पाई बाय 2 क्या होगा -1, और वो -1 आई नोट से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा माइनस आई नोट। तो ये वैल्यू मान लीजिए माइनस आई नोट है, तो जब ओमेगा टी जीरो है तो ये वैल्यू आ रही है। फिर ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 ले लेते हैं हम, तो पाई बाय 2 रखोगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 जीरो, साइन जीरो जीरो, तो आई की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये पॉइंट आएगा, यहाँ पर जीरो आ गया। फिर पाई ओमेगा टी की वैल्यू, पाई लोगे तो पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 हो जाएगा, और साइन पाई बाय 2 1, 1 इंटू आई नोट। ये मान लीजिए यहाँ आई नोट है तो पाई पे क्या होगी वैल्यू
आई नोट के इक्वल आएगा, यहाँ पे इसके इक्वल। ओके, 3π/2 लोगे फिर, तो 3π/2 माइनस π/2, पाई आ गया, साइन पाई 0 होता है तो आई की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 0। और फिर 2π लोगे, 2π माइनस π/2 3π/2, साइन 3π/2 इज -1, तो -1 इंटू आई नोट माइनस आई नोट, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यानी ये कुछ प्लॉट इस तरह से आएगा। तो इस तरह से ये प्लॉट आएगा करंट के लिए। ये पीक वैल्यू आई नोट है और इधर माइनस आई नोट है। तो ये तो आएगा E और I वर्सेस ओमेगा टी। अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम के लिए आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान रखिए। तो आपकी इक्वेशन 1 थी E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन 2 था I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये दो इक्वेशंस हैं और हमें इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? ये x एक्सिस और यहां पर ये y एक्सिस। पहले वोल्टेज का करते हैं। तो क्या करोगे, पहले एक डायरेक्शन लोगे, ओमेगा टी एंगल एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में लेंथ इक्वल टू मैग्नीट्यूड, जो सबसे पहला रूल मैंने लिखवाया था रेजिस्टर वाले डेरिवेशन में, लेंथ इक्वल टू एम्पलीट्यूड और एंटी क्लॉकवाइज एंगल। ओके, ये ई नोट हो गया, और इसका जो प्रोजेक्शन आएगा इधर, यानी ये वैल्यू यहां से यहां तक की, ये वैल्यू क्या होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि ई के इक्वल है। इक्वेशन 1 थी ये आपकी। अब करंट के लिए, तो करंट का जो फेज है वो π/2 कम है उससे, ओमेगा टी से π/2 कम। तो π/2 इधर मैं वापस ले आता हूं, यानी यहां से यहां तक ये एंगल क्या बनेगा, π/2। तो ये एक नई डायरेक्शन आ गई। ये डायरेक्शन क्या है, ओमेगा टी माइनस π/2। ये एंगल ये ओमेगा टी था, इससे π/2 कम कर दिया हमने। ये डायरेक्शन फिर करंट की आ गई। तो लेंथ ऑफ वेक्टर इक्वल टू एम्पलीट्यूड, मान लीजिए ये यहां से यहां तक ये क्या होगा, आई नोट होगा, और इसका जो प्रोजेक्शन आएगा ये इधर आएगा, ये क्या होगा, ये होगा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि इसका वेक्टर क्या है, ओमेगा टी माइनस π/2 फेज है, तो और लेंथ आई नोट है, तो आई नोट साइन थीटा, थीटा इज ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये है फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। तो इसके साथ ही ये टॉपिक भी आपका स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, तो उसके लिए मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। आपके पास ये एक बैटरी है ऑफ E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है ऑफ कैपेसिटेंस C। कंसीडर एन AC source of EMF E equal to E naught
साइन ओमेगा टी, लेट मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, E इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, मान लीजिए एट एनी टाइम t I करंट है सर्किट में एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q, लेट I इज करंट इन सर्किट एंड Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, Q बाय C होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, it will be E equal to Q by C, तो Q will be E into C, E की वैल्यू मैंने रख दी E नॉट साइन ओमेगा टी और ये C मैंने यहीं पे लिख दिया, तो ये Q हो जाएगा। तो करंट इन द सर्किट क्या होगा, करंट विल बी I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होगा। तो E नॉट C साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, इसको मैंने लिख दिया ई नोट बाय 1 बाय सी ओमेगा, ये सी ओमेगा को इस तरह से लिख दिया कोस ओमेगा टी, और इसको मैंने लिखा ई नोट बाय ये 1 बाय सी ओमेगा को लिखा मैंने एक्स सी, और कोस ओमेगा टी को लिखा मैंने साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, ओके। और ई नोट बाय एक्स सी को मैंने लिखा आई नोट और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगा करंट इन द सर्किट वेयर आई नोट इज ई नोट बाय एक्स सी, ये क्या है पीक वैल्यू ऑफ करंट, एंड एक्स सी इक्वल टू 1 बाय सी ओमेगा, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ capacitor, resistance of capacitor to flow of current through it, to flow current through it, यानी AC के लिए जो रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा वो है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे E और I को विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, इस एक्सिस पे ओमेगा टी, इस एक्सिस पे E, तो लेट ये वैल्यू है आपकी E नॉट, तो यहाँ इतने ही नीचे हो जाएगा माइनस E नॉट, ओमेगा टी की ये 0 वैल्यू है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है और ये 2 पाई है। तो पहले आप ईएमएफ को ड्रॉ कीजिए जैसे हर बार करते हैं, साइन ओमेगा टी 0 लोगे तो 0, ओमेगा टी पाई बाय 2 लोगे, साइन पाई बाय 2 1 इंटू ई नॉट, साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है और 2 पाई 0। तो यानी जैसे आप हर बार करते हो, ये तो आपका ईएमएफ का प्लॉट आ गया। अब करंट को प्लॉट करते हैं, करंट का एम्पलीट्यूड है आई नोट, तो
लेट ये आई नोट है और ये फिर माइनस आई नोट है। ओके, तो यानी आई भी हम इस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो इस एक्सिस पे क्या है, वर्टिकल पे ई और आई दोनों को प्लॉट करना। तो ओमेगा टी जीरो लेंगे आप, तो इक्वेशन 2 में ओमेगा टी जीरो रखिए, तो साइन जीरो प्लस पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू 1 इंटू आई नोट। तो यहां से पहला पॉइंट आ गया। फिर ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय टू रखेंगे, तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू पाई, साइन पाई जीरो होता है तो आई नोट इंटू जीरो जीरो आएगा। तो ये पॉइंट आ गया आपका। फिर ओमेगा टी की वैल्यू पाई, तो पाई प्लस पाई बाय टू 3 पाई बाय टू, साइन 3 पाई बाय टू होता है -1, तो -1 इंटू आई नोट माइनस आई नोट। तो पाई के लिए वैल्यू आएगी यहां पर माइनस आई नोट के इक्वल। फिर 3 पाई बाय टू रखेंगे, तो 3 पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। 3 पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू 2 पाई, साइन 2 पाई होता है 0, तो आई नोट इंटू जीरो जीरो। तो 3 पाई बाय टू पे क्या आएगा, ये पॉइंट 0 आएगा। फिर 2 पाई रखोगे, तो 2 पाई प्लस पाई बाय टू, तो क्या आएगा साइन 5 पाई बाय टू, जो कि 1 होता है, 1 इंटू आई नोट। तो ये 2 पाई पे आई नोट आएगा पॉइंट इस तरह से। तो ग्राफ कैसे आएगा, यहां से शुरू होगा, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये इस तरह से। तो ये ग्राफ जो रेड में है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और जो ब्लैक में है वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, अब हम फेजर डायग्राम ये ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पहले तो ईएमएफ ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, पहले एक डायरेक्शन ले लो ओमेगा टी एंगल के साइड में, और ये आपका इसका जो लेंथ होगा वो ई नॉट के इक्वल होगा, और इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ वर्टिकल एक्सिस पर ये, तो ये हाइट जो होगी यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, ओमेगा टी एंगल है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, फिर करंट को प्लॉट करते हैं। करंट का फेज क्या है, प्लस पाई बाय टू। ओके, प्लस पाई बाय टू, यानी करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय टू। ओके, आप यहां लिख भी सकते हैं एक लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय टू। तो पाई बाय टू और एंगल आगे बढ़ेगा, तो यहां से हम पाई बाय टू एंगल और ले लेते हैं। ये यहां से यहां तक एंगल पाई बाय टू है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ये डायरेक्शन होगी ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ओके, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, करंट आएगा। तो एम्पलीट्यूड मान लीजिए ये लेंथ यहां से यहां तक ये लेंथ आई नोट है, तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वर्टिकल एक्सिस पे, इस एक्सिस पे ये क्या होगा, ये होगा आपका आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और ये क्या है आपका आई के इक्वल है। ओके, और ये आपका ई के इक्वल है, और ये आई के इक्वल है। तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। From equation 1 and 2, I is ahead of E by
π/2। ओके, अब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC = 1/C ओमेगा, 1/C ओमेगा की वैल्यू 2πμ। तो DC के लिए म्यू 0 होता है, तो XC क्या हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। म्यू 0 रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये DC को पास नहीं करने देगा। तो कैपेसिटर does not allow DC to pass through it। okay, and for AC के लिए म्यू 0 नहीं होता है, तो XC जो है वो इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ AC पास करेगा। सो कैपेसिटर will allow AC to pass through it। and क्योंकि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो XC वर्सेस म्यू आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये आपका ग्राफ होगा XC वर्सेस म्यू, और आपका जो I नोट था वो था E0/XC। इसी तरह से अगर RMS वैल्यू निकालनी है तो IRMS विल बी ERMS/XC। ओके स्टूडेंट, स्पेशली ये फेजर डायग्राम ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आगे जो डेरिवेशंस होंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे और उसमें फेजर डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, हम ये न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन इंडक्टर, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। इसी तरह से कैपेसिटेंस के भी न्यूमेरिकल लगभग सेम ही होते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है अल्टरनेटिंग EMF है E = 220 sin 100πt is applied to a circuit containing an inductance of 1/πH, H for Henry। Write equation for instantaneous current, find RMS value of current। स्टूडेंट, यहाँ पर जो वोल्टेज EMF दिया हुआ है वो वोल्ट में है, फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा है वो 100π है। तो इसको कंपेयर करो E = E0 sin ωt से। तो E0 है आपका 220 वोल्ट और ओमेगा है आपका 100π। ओके, आपको इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1/πH। ये H हेनरी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले आपको करंट निकालना है। करंट के लिए क्या चाहिए? इंडक्टिव रिएक्टेंस L ओमेगा। L की वैल्यू 1/π है और ओमेगा की वैल्यू 100π है। पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया आपका 100। तो XL की वैल्यू आपकी आ गई 100 ओम। तो I0 विल बी E0/XL। तो E0 है 220, XL है 100, तो 2.2 एम्पियर। और RMS क्या होगा? इट विल बी I0/√2, तो 2.2 डिवाइड बाय 1.414। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1.5558, और यू कैन राइट इट 1.556 एम्पियर।
एक तो आपने आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो ये आ गया आपका 1.556 एम्पियर। दूसरा आपको इक्वेशन लिखनी थी, तो इक्वेशन इंडक्टर के केस में क्या होती है, ये होती है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो I इक्वल टू आई नोट की वैल्यू है 2.2, साइन ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, टी माइनस पाई बाय 2। तो ये है आपकी इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसी तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड इन टॉपिक्स के, तो वो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ये न्यूमेरिकल करने में। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, जो भी आपका डाउट है वो आप मुझ तक भेज देंगे तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो इसी के साथ हम ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।